हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, यानी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। तो हम लोग जो इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसको बड़ी ही सरल भाषा में चीज़ों पर डिस्कस करेंगे विद मीनिंग, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर चीज़ें अच्छी लगें तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब एक लाइक करते हैं तो हमें आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और हमें आपसे चाहिए क्या, सिर्फ आप मोटिवेट करते रहें, हमें बस इतना ही चाहिए। और हर एक चीज़, हर क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो चलते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको हो जाता है टीचिंग लर्निंग, और सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है ग्रामर। टीचिंग मतलब क्या होता है? तो टीचिंग का मतलब होता है सीखना, है ना। और ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर आपकी व्याकरण हो जाती है। तो इनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हम पहले टॉपिक देखेंगे। आपका फर्स्ट जो हो जाता है वो आपका है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे देखिए, यहाँ चीज़ें समझ लीजिए। डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीके। तो इसमें डिफरेंट का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंट मतलब होता है अलग। क्या होता है? तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये जब चीज़ें नहीं पता होती ना, मीनिंग्स नहीं पता होती है, तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। इंग्लिश जब हम समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब तक आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो डिफरेंट मतलब क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अप्रोच मतलब क्या हो जाता है? तो अप्रोच मतलब होता है नज़रिया। क्या होता है? नज़रिया हो जाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है एंड का, तो मतलब पता ही ये होता है और है ना। और मेथड मतलब क्या होता है? तो मेथड मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। यहाँ पे मेथड्स है यानी तरीके हो जाता है। ऑफ का मतलब के होता है। और टीचिंग मतलब क्या होता है? तो टीचिंग मतलब होता है पढ़ना। टीचिंग मतलब क्या होता है? तो टीचिंग मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह इंग्लिश तो मतलब आपको पता ही है, इंग्लिश अंग्रेजी। तो इस तरह से अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीके हो जाते हैं। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं, आपका क्लासरूम टीचिंग। तो क्लासरूम टीचिंग यानी हमें बच्चों को क्लास में शिक्षा कैसे देनी है, कैसे उनको चीज़ों को सिखाना है। आपको पता है कि बच्चों को हम हर तरीके से वो तरीके अपनाएंगे जिसमें बच्चा क्या करे, सुविधा उसको मिल सके। यानी जैसे हम टीएलएम का यूज़ करते हैं, तो टीएलएम का यूज़ हम क्यों करते हैं? टीएलएम मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम यूज़ क्यों करते हैं भाई? इसीलिए तो यूज़ करते हैं जिससे बच्चा क्या करे, अच्छे से समझ सके, अच्छे से चीज़ों को सीख सके, वो बोर ना हो। क्योंकि क्लासेस कैसे बनाए जाते हैं, जैसे भाई जो क्लासरूम होता है, छोटे बच्चों का क्लास होता है, तो उसमें क्या होता है, अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी होती हैं, पिक्चर्स लगी होती हैं, यानी इस तरह से हर एक चीज़ होती है। तो बच्चों को वो क्लास कैसी लगती है? तो ऐसी लगती है, उसका जो वातावरण यानी परिवेश जो होता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ों को अच्छे से आसानी से सीख जाता है। तो इस तरह से हम इसमें इस पर डिस्कस करेंगे क्लासरूम टीचिंग में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट है रेसिटेशन, यानी गायन ऑफ नर्सरी एंड पोएम विद ए रिदम। यानी इसका मतलब ये है कि थीम के साथ नर्सरी और पोएम, यानी नर्सरी के जो गीत हैं वो हम थीम के साथ में चीज़ों को पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। तो इस तरह से हम ये सभी चीज़ों को, जो आपका हो जाता है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्लासरूम टीचिंग, और आपका हो जाता है रेसिटेशन यानी गायन, नर्सरी बच्चों को कैसे पढ़ाना और गाना हम सिखाते हैं। तो इस पर डिस्कस करेंगे। ये तो आपकी क्या हो जाती है, पेडागोजी हो जाती है। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जो चीज़ मैं बताती चलूँ उसको आप लोग क्या करें, नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है कि आप लोग जब उसको नोट डाउन करते हैं और फिर रिवीजन करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और ऐसे तो आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होगा, बुक्स होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी भाई, इसका भी कलेक्शन होगा और भी चीज़ें होंगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको सरल भाषा में चीज़ें बताई जाती हैं, सरल भाषा में चीज़ों को समझाया जाता है, तो वो चीज़ें आपके लिए क्या होती हैं, वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। प्लस आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप उससे क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और बहुत लोग कहते हैं इंग्लिश हमें बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है, बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है, तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। बस जितना हम बताते हुए चलते हैं आप उतना पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास ले रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती है। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मैम इंग्लिश बहुत टफ पढ़ती है, इंग्लिश बहुत टफ पढ़ती है, काफ़ी टाइम हो गया इंग्लिश को टच नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ग्रामर भी पढ़ना होगा, पेडागोजी यानी पेडागोजिकल भी आपको पढ़ना होगा, ये सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो क्या है भाई, फोकस करना रहेगा, है ना। और अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से चीज़ें बारीकी से पूछी जाती हैं, तो उसके लिए तो भाई आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। और बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप हर वक्त इसमें लगे रहें। हाँ, जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर आप कंप्लीट करें, उनको कंटिन्यू करें और रजिस्टर को मेंटेन करें। और आप ऐसा नहीं कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लेंगे, उसके बाद ये आपकी इंग्लिश काम नहीं आएगी, फिर उसके बाद आपकी फोर्थ सेमेस्टर में भी काम आएगी, उसके बाद आपका टेट हो जाता है, सी टेट हो जाता है, हर जगह पे इंग्लिश ही आपकी काम आने वाली है। इसलिए आप लोग रजिस्टर ज़रूर बनाएं, ठीक है। और अभी आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो टाइप, मेथड एंड अप्रोच, ये आप लोगों को पढ़ना है। इसमें देखिए टाइप्स देख लेते हैं कि आखिर कितने टाइप से, किस तरह से हमें चीज़ों को सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा, है ना भाई। कहते नहीं कोई काम होता है तो कहते भाई हमें डायरेक्ट बताओ, ऐसी बात, मतलब हमें सीधी बताओ एकदम से। तो डायरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो आप कह सकते हो सीधी विधि, ठीक है। क्या कह सकते हो आप? तो इसको कह सकते हो आप सीधी विधि कह सकते हो। उसके बाद आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब क्या होता है? ग्रामर मतलब क्या होता है? ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। क्या होता है? ग्रामर मतलब क्या होता है? तो व्याकरण होता है आपका। और ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? तो अनुवाद होता है। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? तो भाई अनुवाद करो, जैसे लिखा नहीं तो ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी या ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, तो यानी अनुवाद आप करो। मेथड मतलब क्या होता है? तो मेथड मतलब होता है विधि, और यहाँ पे लिखा है मेथड्स, तो विधियाँ, यानी हमको विधियाँ पढ़नी है। जहाँ पे एस लग जाता है तो क्या होता है? बहुवचन हो जाता है ना, तो विधियाँ ये हो जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है व्याकरण, अनुवाद, विधियाँ, इनको आपको कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद हो जाता है आपका बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड का मतलब क्या होता है? तो बाइलिंगुअल मेथड होता है आपका द्विभाषी, द्विभाषी आपका हो जाता है, ठीक है। इससे हम लोग समझेंगे चीज़ों को, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो इसमें ये डॉक्टर वेस्ट मेथड, वेस्ट यानी पश्चिम, तो ये डॉक्टर पश्चिम विधि ऐसे आप बोल सकते हो। बाकी आप डॉक्टर वेस्ट मेथड बोलो या डॉक्टर वेस्ट विधि बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीज़ें बस समझ में आनी चाहिए। वैसे आप डॉक्टर पश्चिम विधि भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका है लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम यानी भाषा खेल, है ना, गेम जो होते हैं उसके द्वारा भी बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। और देखिए यहाँ पे एक और ये भी रह गया, ऑडियो वीडियो मेथड। तो ऑडियो वीडियो मेथड, इसके द्वारा भी हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे हम सिखाएंगे, बच्चे कैसे आसानी से सीख सकते हैं, तो इन पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज गेम हो जाता है। तो लैंग्वेज गेम के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे इस तरह से नहीं सिखाते हैं कि हमने कोई एक वर्ड बोला, उसके कि हमने बोला ए फॉर, तो बच्चे ने कहा एप्पल, और लास्ट में ई है, तो उसके बाद दूसरे बच्चे ने ई से एलिफेंट बताया, फिर लास्ट में टी आता है, तो इस तरह से टी फॉर तो टॉय हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों को गेम खिलवाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चों को सीखने में आसानी रहती है। और मेन मोटिव यहाँ पे क्या है भाई? कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, मेन मोटिव तो यही है कि बच्चों को हमें ज्ञान देना है। किस तरह से देना है कि बच्चों की समझ में आए, यही तो है ना। तो बस यही चीज़ आप माइंड में रख के चले कि इसी तरह से हमें सीखना है और बच्चों को इसी तरह से हमें सिखाना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी इसका मतलब क्या होता है? तो रचनात्मक दृष्टिकोण। तो रचनात्मक दृष्टिकोण इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने देखिए अभी पढ़ा था
इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, अदर सब्जेक्ट में आपने रचनात्मक पढ़ा। रचनात्मक मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चरल, यानी ये होता है कि जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसका क्या करते हैं, रोज़ मूल्यांकन करते हैं, उसको रोज़ चेक करते हैं, भाई फीडबैक लेते हैं, है ना। तो बच्चों से किस तरह से, यानी हम बच्चों को सिखाएंगे, फिर उसके बाद फीडबैक लेंगे, किस तरह से बच्चों को हमको रोज़ चीज़ों को उनसे फीडबैक लेना है। और ये भी होता है जो मंथली होता है, ईयरली होता है, भाई एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं, यानी कि रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग कि बच्चे ने कितना किया, उस तरह से हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो ये चीज़ें, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया, कितने हो जाते हैं आपके, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, लैंग्वेज मेथड्स और स्ट्रक्चरल अप्रोच। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। इसमें क्या होते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, जिसको आप लघु बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्या होता है 18 से 20 नंबर की ग्रामर आ जाती है और बाकी आपके जो जैसे 5 से 7 नंबर, भाई 18 अगर नंबर का पूछ लिया गया तो 7 नंबर का आपका आपका पेडागोजी पूछ लिया गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि फुल तरीके से इसी पे डिपेंड हो जाता है, थोड़ी सी ग्रामर पूछ ली जाती है, यानी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एप्लीकेशन ऐसे ये सभी चीज़ें आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पढ़ना कितना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे आपका एक मेथड हो जाता है डॉक्टर वेस्ट मेथड, ये समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम में इसको आना है तो आना है, मतलब यहाँ पे अगर आप वेरी वेरी और हम 3 टाइम वेरी लिख देते हैं तब भी कम है, मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है, यानी ये जितने भी हैं इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाइलिंगुअल मेथड, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी इस तरह से आपको जितने भी हो जाते हैं मेथड्स यानी अप्रोचेस मेथड्स, इनको आपको बारीकी से पढ़ना है, नोट्स के साथ, नोट्स बनाते हुए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं ग्रामर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ग्रामर आप लोगों के लिए टफ़ नहीं रहेगी, जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से नहीं भी टच किया है, तब भी क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है उसमें चीज़ें सेव होती हैं। बस क्या होता है, उस मेमोरी से हमें चीज़ों को क्या करना होता है, निकालना होता है। तो चीज़ें आराम से निकल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरल भाषा में चीज़ों को समझाया जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको। जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इंग्लिश जब समझ आती है, क्योंकि क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तब हमें वो बोरिंग लगती है क्लास, है ना। और जब हमें चीज़ें समझ आती हैं तो हमें क्या होता है, उसमें और इंटरेस्ट बढ़ता है कि और भी हमको सीखने को मिले, और भी हमको सीखने को मिले। तो ऐसा होता है। तो चलते हैं हम लोग ग्रामर की तरफ। ग्रामर यानी व्याकरण, हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो ग्रामर में आपको टेंस पढ़ना है। भाई टेंस आपकी कितने होते हैं, 3 होते हैं, उसमें आपके पार्ट होते हैं, तो हर टेंस में 4 होते हैं, यही तो होता है ना। तो जैसे आपका हो जाता है प्रेजेंट, हो जाता है पास्ट, हो जाता है और फ्यूचर हो जाता है। फिर उसमें हम एक एक को डिटेल से समझेंगे कि प्रेजेंट में कितने होते हैं। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम ये सभी टेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर नाउन हो जाता है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं ये देख लेते हैं। टेंस तो हमने आपको बता दिया कि फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, तो आपका जो है नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो नाउन, प्रोनाउन हो जाता है आपका, और एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको आर्टिकल देखने हैं। आर्टिकल देखिए, ये सभी चीज़ें आप पढ़कर, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपके काम आने वाली, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। देखिए टेट आपका हो जाता है, आपका टेट हो जाता है, आपका सी टेट हो जाता है। इन सभी में ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, बस चीज़ों को क्या है, बारीकी से पढ़ना है। उसके बाद आपका आर्टिकल में क्या क्या हो जाता है, तो आर्टिकल और
पंचुएशन और टेंस हो जाते हैं। टेंस देखिए यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी आपका टेंस हो जाता है। कितने हो जाते हैं? तो 3 हो जाते हैं, और हर प्रकार में 4 प्रकार हो जाते हैं। उन सब चीज़ों पे उसमें कौन कौन से हो जाते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, असर्टिव होते हैं। बहरहाल हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, और जब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आपके सेंटेंस हो जाते हैं, और उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव हो जाते हैं। ये भी आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़ी ही सरल भाषा में बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इतना ये सब पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे और इतने कम टाइम में। तो बिल्कुल भी ये चीज़ें तो आप लोग बिल्कुल जहन में लाएं ही नहीं, यानी कि माइंड में लाएं ही नहीं, आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। और नरेशन आपका हो जाता है, नरेशन। उसके बाद लेटर, देखिए लेटर आता ज़रूर है, इसमें 2 नंबर आपके पक्के होते हैं, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी ज़रूर आता है, और ऐसे भी आता है, और लेसन प्लान। तो ये सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे। और ये तो इसमें तो आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ हो जाती है। जैसे आप पैडागोजिकल क्वेश्चन आप समझ लेते हैं, तो उसमें आपके समझ लीजिए आने हैं तो आने हैं। उसमें ये नहीं है कि आपने लिखा तो हो सकता है गलत हो सकता है, भाई जब आपने सही से पढ़ा, सही से चीज़ों को तैयार किया, लिख लिख के सीखा, ये चीज़ें खैर जो ट्रिक हैं वो चीज़ें बताते रहेंगे कि किस तरह से आपको इंग्लिश पढ़नी है, किस तरह से आपके जहन में वो बैठ जाए, यानी आपके माइंड में किस तरह से बैठ जाए, तो वो भी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपका लेटर है, आपने तैयार कर लिया, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो है नहीं कि भाई हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, हमसे कुछ छूट हो गई, कुछ भूल हो गई, हमने कोई चीज़ छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं। लेटर आपने तैयार किया, इसमें 2 नंबर आपके पक्के हैं तो पक्के हैं। उसके बाद आपका ऐसे हो जाता है, इसमें भी आपके 2 नंबर पक्के हैं तो पक्के हैं। और लेसन प्लान और लेटर, ये सभी तो आप लोगों की इसमें अगर मजबूत पकड़ है तो आप क्या हैं, सेफ जोन में हो जाते हैं। और उसके बाद आप जब आप ग्रामर सीख लेते हैं तो आप अच्छा परसेंटेज कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखिए डिस्कस किया है कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आपके ये मेथड्स हो जाते हैं, अप्रोचेस हो जाती हैं, इसमें हम थोड़ा सा एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका हो जाता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी पढ़ाने के अलग अलग दृष्टिकोण और तरीके। इसका मतलब क्या हो जाता है, डिफरेंट मतलब होता है अलग, जो अभी बता चुके हैं, हालांकि फिर से आप लोग देख लें, क्योंकि जितनी बार हम बताएंगे तो रिपीट चीज़ें होती रहेंगी। जब रिपीट चीज़ें होती रहेंगी तो आपके जहन में, यानी आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी। डिफरेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग होता है। डिफरेंट मतलब क्या होता है, तो अलग होता है। और अप्रोच मतलब क्या होता है, तो अप्रोच मतलब होता है नज़रिया। क्या होता है, अप्रोच मतलब होता है नज़रिया। और मेथड मतलब विधि होती है ना। मेथड मतलब क्या होता है, तो विधि होती है, और ऑफ का के लिए लगाया जाता है। और टीचिंग मतलब पढ़ना होता है, और इंग्लिश तो पता ही है अंग्रेज़ी होती है। तो इस तरह से डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी पढ़ाने के अलग अलग दृष्टिकोण और तरीके हो जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक फर्स्ट कौन सा हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो हम लोग ये पढ़ेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें क्या है, तो ग्रामर मतलब क्या होता है, व्याकरण होता है। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, तो ग्रामर मतलब क्या होता है, तो व्याकरण होता है। और ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, तो ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। और मेथड मतलब क्या होता है, तो मेथड मतलब होता है विधि होता है। और यहाँ पे भाई अब एक हम विधि को देखेंगे, यानी एक मेथड को देखेंगे तो विधि लिखा, मेथड्स होता तो विधियाँ, है ना। ये एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल इसमें आप पढ़ेंगे, वैसे एक वचन बहुवचन आपने हिंदी में पढ़ा, तो वो चीज़, ठीक है। अब इसके अदर नेम, यानी अन्य नाम इनके क्या हैं, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है इसके और नाम क्या हैं, तो इसके और नाम पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या है। तो सबसे पहले आपकी हो जाती है यहाँ पे ओल्डेस्ट मेथड। तो ओल्डेस्ट मतलब पुरानी विधि, है
है ना। ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है, तो इसको आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आप क्या बोल सकते हो, ओल्डेस्ट मेथड भी कह सकते हो। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्डेस्ट मेथड यानी पुरानी विधि कह सकते हो। क्लासिकल मेथड, तो क्लासिकल मेथड क्या होता है, तो शास्त्रीय विधि होती है। क्या होता है क्लासिकल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शास्त्रीय, शास्त्रीय और मेथड है तो यानी विधि हो जाता है ना, शास्त्रीय विधि हो जाता है। उसके बाद आपका थर्ड है ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक, यहाँ पे लिख देते हैं पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक विधि आप इसको बोलेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है पॉपुलर मेथड। पॉपुलर यानी कहते नहीं कि वो शख्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर यानी लोकप्रिय। इस तरह से चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाता है लोकप्रिय, क्या हो जाता है, तो लोकप्रिय विधि हो जाती है। उसके बाद आपका फोर्थ पे हो जाता है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। मोस्ट पॉपुलर यानी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय, यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, तो भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक और क्या हो जाता है लोकप्रिय, लोकप्रिय, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो अब आप लोगों के समझ में आया कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ओल्डेस्ट मेथड यानी पुरानी विधि, क्लासिकल मेथड यानी शास्त्रीय विधि, ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि और पॉपुलर मेथड यानी लोकप्रिय विधि। मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया यानी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे टीचिंग यूनिट। इसका टीचिंग यूनिट क्या है, तो वर्ड है यानी वर्ड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे टीचिंग रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थॉट वर्ड बाय वर्ड। यानी क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि शिक्षण यानी टीचिंग रीड्स एवरी सेंटेंस, एवरी यानी प्रत्येक, है ना, प्रत्येक और यानी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट, पहले इसकी इतने की समझ लेते हैं, एवरी सेंटेंस यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक है। तो शिक्षण प्रत्येक वाक्य को पढ़ता है और प्रत्येक वाक्य को शब्द के अनुसार, और यहाँ पे इनटू मदर टंग, मदर टंग यानी मातृभाषा, क्या होता है मदर टंग यानी मातृभाषा, मदर टंग थॉट वर्ड बाय वर्ड यानी मातृभाषा में अनुवादित करता है। इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका है टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग यानी मातृभाषा, कहाँ से जो टारगेट होता है तो मदर टंग यानी मातृभाषा में, और मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है, तो जो मेजर फोकस यानी मेन फोकस किस पे है, तो रीडिंग और राइटिंग पे है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका जो मेन फोकस है वो किस पे है, तो रीडिंग और राइटिंग पे हो जाता है। उसके बाद मेथड जो हो जाती है विधि नोन टू अननोन, नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात, यानी हम क्या करते हैं जो चीज़ें, जैसे बच्चों को ऐसे ही तो बताते हैं जो चीज़ें ज्ञात हैं, जैसे बच्चों को हमने क्या पहले बच्चों को सिखाया गया छोटा बड़ा छोटी बड़ी या ABCD, ऐसे भाई इंग्लिश पढ़ने हैं तो ABCD है ना, तो बच्चों ने ये जाना। अब आप क्लास में बच्चों को ABCD के बारे में बच्चों से पूछेंगे तो वो बता ले जाएगा। अब आप क्या करेंगे, उसको मिलाना सिखाएंगे कि A और APPLE एप्पल होता है, BANANA बनाना होता है। तो इस तरह से यानी मतलब पहले बच्चे को जो पता था, अल्फ़ाबेट्स पता थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग यानी ज्ञात है, नॉन है यानी वो बच्चा जानता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अननोन, जो चीज़ नहीं जानता है वो उसको मिलाना नहीं बच्चा जानता है कि दो चीज़ों को हम मिलाएंगे, जैसे कि A और PPLE ऐसे मिलाएंगे तो वो एप्पल बन जाएगा, बच्चे को नहीं पता है, लेकिन उसको ABCD आती है। तो जब ABCD आती है यानी नॉन है यानी ज्ञात है चीज़ें। उसके बाद जो चीज़ नहीं पता है यानी अननोन है, जो चीज़ अज्ञात है उसको आप बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। फिर मेथड नॉन टू अननोन हो जाता है। फिर उसके बाद फोकस,
यानी फोकस किस पे किया गया, तो फोकस हो जाता है फोकस ऑन द रूल ऑफ द ग्रामर, यानी जो फोकस किया गया व्याकरण के नियमों पर ध्यान दिया गया। व्याकरण यानी ग्रामर, है ना, ग्रामर का मतलब ही व्याकरण, आप ऐसे बोल लो, या व्याकरण मतलब ग्रामर, या ग्रामर मतलब व्याकरण। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, ठीक है। फोकस मतलब उस पर ध्यान दिया गया, उसके नियम पर, किसके नियम पर, फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, व्याकरण के नियमों पर ध्यान दें। अब इसमें भाई हर एक चीज़ में कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं, यानी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ये तो हर एक चीज़ में होता है ना। तो यहाँ पे मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी इसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक चीज़ को। तो हिंदी इज़ द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हिंदी शिक्षा की जननी है, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। तो हिंदी इज़ द मदर, भाई हिंदी तो हिंदी, भाई हिंदी है तो हिंदी ही कहेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही कहेंगे, वो कुछ भी आप पढ़ रहे हो। तो इस मतलब है होता है, ये तो आपको पता ही है। भाई इतनी चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ें भी बताते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इसमें भी बड़ा सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज़ का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, एम कहाँ पे यूज़ होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये तो चीज़ें हम खैर ग्रामर में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन जहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इस पर डिस्कस करनी चाहिए तो डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इस मतलब है होता है। तो हिंदी इज़ द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हिंदी शिक्षा की जननी है, प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है यूज़फुल ऑफ द प्राइमरी स्टेज, यानी प्राथमिक स्तर पर यह उपयोगी है, यूज़फुल एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, है ना, प्राथमिक से कहते नहीं, वो बच्चा कहाँ पढ़ता है भाई, प्राथमिक स्कूल में। हम लोग कहाँ जाएंगे टीचर बन के, तो प्राथमिक स्कूल में, यानी प्राइमरी में, है ना, वो वाली बात है। तो इस तरह से भी चीज़ों को आप लोग याद रखें। यूज़फुल यानी उपयोगी, यूज़फुल का मतलब क्या हो जाता है, तो उपयोगी हो जाता है, उपयोगी, ठीक है। और दा, जब कोई बड़ी चीज़, महान चीज़, इसके बारे में तब दा का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है टाइम सेविंग आवर क्राउडेड क्लास, यानी समय की बचत, भीड़ भाड़ वाली कक्षा, व्याकरण का सटीक ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है एक्यूरी करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी भीड़ भाड़ वाली कक्षा, व्याकरण का सटीक ज्ञान, ये हो जाता है टाइम सेविंग आवर क्राउडेड क्लास, एक्यूरिंग और करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी समय की बचत, भीड़ भाड़ वाली कक्षा, व्याकरण का सटीक ज्ञान, ये हो जाता है। तो आई होप मेरिट्स आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं, यानी फिर से एक बार हम चीज़ों को बता देते हैं जिससे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप थोड़ा सा रोक कर, बैक करके चीज़ों को समझ लें, दोबारा चीज़ों को समझ लें, और अगर फिर भी ना समझ में आए तब आप लोग कमेंट करें और हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो हिंदी इज़ द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी क्या है, हिंदी शिक्षा की क्या है, तो जननी है, यानी मदर यानी माँ है, यानी जननी है ना। यूज़फुल एट द प्राइमरी स्टेज, यानी ये क्या उपयोगी है, प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कौन सा हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो देख लें एक बार भाई। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि टीचर कैसे पढ़ाती भाई, हम लोग कैसे पढ़े हैं भाई, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जैसे कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसके बारे में ग्रामर बता के कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, एक एक चीज़ को बताया गया। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऐसे ही तो पढ़े हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो ये प्राइमरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और टाइमली सेविंग, यानी जो टाइम होता है, समय की इसमें क्या होती है, तो बचत होती है, बिल्कुल बचत होती है, क्योंकि बच्चों को भाई अनुवाद करा दिए गए और काम ख़त्म। तो वही वाली बात है, जहाँ पे मेरिट्स आप देखेंगे वहीं पे आपको डिमेरिट्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि उसके अपोजिट चीज़ें हैं। अगर भाई टाइम की बचत करनी है, लेकिन टाइम की बचत ऐसे नहीं करनी है, हमको बच्चों को सिखा के, भाई हमने बच्चों को कितना सिखाया है, तो यहीं पे आपकी डिमेरिट्स भी निकल आएंगी, यानी इसमें जो खामियां हैं
वो भी निकल आएंगी। तो टाइमली सेविंग अवर क्राउडेड क्लासेस और एक्यूरिंग करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण का सटीक सही ज्ञान, ये हो जाता है। उसके बाद डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अब इसमें भाई वो उसकी खूबियाँ थी, ये इसकी खामियाँ। डिमेरिट्स यानी खामियाँ, जो दोष होते हैं, क्या क्या इसमें कमियाँ हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है, अनवांटेड मेथड, अवांछनीय विधि, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीच नेग्लेक्टेड, यानी क्या है, भाषण उपेक्षित, यानी नेग्लेक्ट किया गया है। स्पीच इसमें क्या की गई है, नेग्लेक्ट की गई है। और जब हम किसी चीज़ को अनदेखा करते हैं, उसको अनसुना करते हैं, तो चीज़ें हमें क्या होती हैं, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। भाई इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो इंग्लिश सीखने का मूल मंत्र क्या होता है, मूल मंत्र ये होता है जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपको इंग्लिश आएगी। ठीक है, अगर इंग्लिश ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, जब आप बोलेंगे, जैसे हिंदी में हमने आपको पढ़ा है सस्वर वाचन, तो जब आप बोल रहे हैं, आप में जो कमियां हैं वो सामने वाला बंदा आपको बता रहा है। ठीक है, आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, आप बोलने में कॉन्फिडेंस भी ले रहे हो, भाई आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो रहा है कि आप बोल लेते हो, बोल रहे हो, सबके सामने भी आप अपनी बात को रख सकते हो, है ना। तो इसी तरह से जब आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं आपने भाई हमने एक सेंटेंस दे दिया, राम स्कूल जा रहा है, आपने उसकी इंग्लिश बना दी, बात खत्म हो गई। या हमने कहा भाई बनाना मतलब क्या होता है, आपने कहा केला है और काम खत्म हो गया। या एप्पल मतलब क्या है, सेब है, भाई काम खत्म हो गया। आपको बोलना कितना आया, लेकिन इसको इसमें क्या किया गया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसको निगलेक्ट किया गया है। और ज़्यादातर यहाँ की जो शिक्षा है अपनी तरफ की, तो ऐसे ही है, क्योंकि उसमें क्या है, ट्रांसलेशन करवा दिए, नियम रूल्स रटवा दिए, और उसके बाद क्या किया, बोलने पे नहीं ध्यान दिया गया। तो आप देख लो, कोई कितना भी फर्राटे से इंग्लिश बोलता है, लेकिन फिर भी वो फर्राटे से नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्टिंग से इस तरह की शिक्षा ही नहीं दी गई है। अगर उस पर ध्यान दिया जाता, उसको स्टार्टिंग से ही चीज़ों को बोलने के लिए कहा जाता, तो देखिए आप बाहर के जो लोग आते हैं इंग्लिश कैसे फर्राटेदार बोलते हैं, तो क्या है, वहाँ जो लोगों ने सीखी तो उनको क्या बोलने पर ही ध्यान दिया गया ज़्यादा। तो ये चीज़ तो इसकी ये डिमेरिट्स में आती है, यानी स्पीच जो है वो नेगलेक्ट हुई, यहाँ पे नेगलेक्ट की गई है, तो इसलिए। उसके बाद आपका हो जाता है स्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज, ओनली बुकीज इंग्लिश यूज्ड, यानी भाषण उपेक्षित किया गया और उसके बाद सटीक अनुवाद संभव नहीं है। यानी सटीक जो अनुवाद है, यहाँ पे आप देख लें, ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। और ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज, ओनली बुकीज इंग्लिश यूज्ड, केवल किताबी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है भाई, किताबी इंग्लिश का, यानी किताबी जो है इंग्लिश, उसी का यूज़ किया जाता है कि इसमें लिखा है भाई जो चीज़ है वो रट लो, उसको याद कर लो, भाई ऐसे याद कर लो, एप्लीकेशन याद कर लो, आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा और बात ख़त्म। रट लिया, उसको समझा नहीं, कहाँ पे क्या चीज़ है, एग्ज़ाम दे आए, वहाँ पे कहानी ख़त्म, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी कमी है, सिर्फ क्या है, बुक इज़ इंग्लिश यूज्ड, ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी डिमेरिट्स भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो टीचिंग लर्निंग इसके बारे में समझना है। तो टीचिंग लर्निंग आपका हो जाता है, टीचिंग मतलब क्या होता है, तो पढ़ना होता है, और लर्निंग मतलब क्या होता है, तो सीखना होता है। एक बार यहाँ पे भाई हम लिख देते हैं, टीचिंग मतलब क्या होता है, तो पढ़ना होता है, और लर्निंग मतलब क्या होता है, तो सीखना। जो अधिगम बताया था ना, अधिगम, लर्निंग, सीखना, है ना, तो वो आपका हो जाता है, तो सीखना हो जाता है। और इसमें हमको क्या पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़नी है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा, देखिए जो पेडागोजी टॉपिक है इनको पढ़ना है, तो इनको देख लिया। उसके बाद टाइप, मेथड्स ऑफ अप्रोचेस, इसके बारे में देख लिया। डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, लैंग्वेज गेम्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसके बारे में जाना। फिर उसके बाद ग्रामर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, आर्टिकल,
पंचुएशन, टेंस, सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे और लेसन प्लान, ये सभी चीज़ें हमको पढ़नी है। फिर उसके बाद डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी पढ़ाने के अलग अलग दृष्टिकोण और तरीके। भाई सभी जगह पे अपने अपने तरीके होते हैं चीज़ों को पढ़ने के लिए, क्या होता है, अपने अपने नज़रिए होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, तरीक़ों से ही चीज़ों को पढ़ाया जाता है। आप ही देखें, आप क्लास अटेंड करते हैं, आप हमारा क्लास देखें तो कुछ और चीज़ें ऐसा होता है कि भाई ये तरीका कुछ और है, कहीं और आप देखें तो कहीं और। इसीलिए तो आप भाई लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब क्यों करते हैं कि भाई हमें इसी तरह की क्लास चाहिए, है ना। तो पढ़ाने के ये होता नहीं कि हम पढ़ तो लिए, है ना, हमने एजुकेशन तो ले ली, लेकिन कैसी ली है, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन किस तरह से पढ़ाते हैं, मेन मुद्दा यहाँ पे होता है। पढ़ाना कैसे है, कहते नहीं पढ़ा रहे हैं ये चीज़ अलग है, पढ़ाना कैसे है वो चीज़ अलग है। ऐसे नहीं है कि हम बोरिंग क्लास आपको दें, चीज़ें समझ में नहीं आए, भाषा समझ में ना आए, यानी लैंग्वेज ही ना समझ में आए, तो चीज़ों को क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। तो पढ़ाना अलग चीज़ है, कैसे पढ़ाना है वो चीज़ अलग होती है। तो इन्हीं चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखा, इसमें और क्या क्या नाम है इनके बारे में जाना, इसको क्या क्या कहते हैं, इसके और कौन कौन से नाम हैं। जैसे यहाँ पे आ जाए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अदर नेम, तो ओल्डेस्ट मेथड अगर वहाँ पे है तो आप टिक कर देंगे, क्लासिकल मेथड है तो टिक कर देंगे, ट्रेडिशनल मेथड है तो टिक कर देंगे, पॉपुलर मेथड है तो टिक कर देंगे, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ये और नाम हैं। फिर इसकी जो टेक्निक यूनिट हो जाती है वो वर्ड हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी जाना, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। तो इस तरह से हमने इनको कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी साथ साथ में कराते रहेंगे, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाए कि क्वेश्चंस आखिर एग्ज़ाम में पूछे कैसे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पर इसको विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर चीज़ें पसंद आई हैं, सेशन अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि देखिए, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए, शेयर चाहिए। आप जब शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, और जब लाइक करते हैं तो हम बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी दोनों जेबें भर जाती हैं और हमको बहुत ज़्यादा मनी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है, आप लोग मोटिवेट करते हैं तो कहते नहीं, जब कोई किसी को मोटिवेट करता है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जब कोई किसी को डीमोटिवेट करता है, अरे कुछ नहीं, तुमसे नहीं, अभी हम ही आपसे कहने लगे कि अरे हटाओ, अब बहुत हो गया और कुछ नहीं, और जो कुछ होना था हो गया, अब कुछ नहीं है, नहीं सीख पाओगे, नहीं ये कर पाओगे, इंग्लिश बड़ा टफ होता है सब्जेक्ट, ऐसे अगर हम बोलें तो आप क्या होंगे, डीमोटिवेट होंगे। और हम आपसे कहते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि आपको इंग्लिश आएगी। कैसे नहीं आएगी, हम आपको इस तरीके से बताएंगे, इतनी सरल भाषा में बताएंगे कि आपको इंग्लिश आएगी और आके जाएगी आखिर कहाँ। तो आप भी सोचेंगे कि मैम कह रही है तो कुछ तो सोच के कह रही होंगी, कोई तो इनके पास ऐसी योजना होगी, है ना, जो उस योजना के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी मैम और हमको इंग्लिश सिखा डालेंगी, है ना। तो आप क्या है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप एक क्लास को अटेंड कर रहे हैं, दूसरा क्लास अटेंड करेंगे, इसी तरह से हर क्लास अटेंड करेंगे, आपको उसमें मन लगेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, नोट्स बनाते हुए चलें। ये हम बार बार कहते हैं और बार बार हम कहते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।